बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल सिड वॉइस में आप सबको खुश आमदीद। इन दिनों मैं 7वीं में पढ़ती थी। जिंदगी के असरार और रमूज से ना वाकिफ थी। हमारे घरेलू हालात ज्यादा अच्छे भी नहीं थे। वालिद साहब सुबह काम पर जाते तो शाम को ही लौटते। तंग तनख्वाह में भी खींच तान कर ही गुजारा होता था। मुझे इसका इल्म न था कि माशी तंगी और गुर्बत के मसाइल क्या होते हैं। वालिदैन चाहे जितने भी परेशान हो, औलाद की जरूरतों को बखूबी पूरा करना चाहते हैं। बचपन का सुहाना वक्त सहेलियों के साथ खेल कूद में गुजर गया। होश संभाला तो पाबंदियां लग गई कि पास पड़ोस में नहीं जाना, घर से बाहर नहीं झांकना, सहेलियों के साथ नहीं घूमना। लड़कियां इस उम्र में दोस्ती को अजीज रखती हैं। जितना सहेलियों से प्यार होता है उतनी ही तन्हाई कम हो जाती है और इस एहसास की बहुत अहमियत होती है। पाबंदियां लगने से मैं घुटन का शिकार हो गई। बुरे दूर करने को इसके सिवा चारा न था कि छत पर जाकर वक्त गुजारूं। छत से गली नजर आती थी, इर्द गिर्द के मकानात की छतें भी दिखाई देती और मेरे लिए दिलचस्प नज़ारे थे। जब सर पे खुला आसमान हो और कोई रोकने टोकने वाला ना हो, रूह के दरीचे वाह हो जाते हैं। माँ पढ़ी लिखी ना थी, आम सी घरेलू औरत जिसे बच्चे पालने के सिवा किसी दूसरे काम से सरोकार न था। सालाना इम्तिहान के बाद कुछ दिनों की छुट्टियां हो गई। मैंने कहा कि मामू जान के घर चलते हैं। माँ ने जवाब दिया, हमारा मिजाज लड़कियों की तरह क्या तुझे घूमने फिरने के सिवा कुछ नहीं सूझता? मुश्किल से तो हम तुम्हें तालीम दिलवा रहे हैं। कुछ तो हमारा एहसास करो। छुट्टियां हैं, घर के काम काज करो, मेरा हाथ बटाओ। क्या तुमने कोई काम नहीं सीखना? सारी उम्र ऐसे निकम्मी रहोगी? घर कैसे बसाओगी? माँ की इतनी लंबी तकरीर से मैं बदमजा सी हो गई। जी चाहा सामने जो गमला रखा है उसको ठोकर मार के तोड़ दूं। माँ की झाड़ सुन के मैं रोने बैठ गई और तभी इत्तेफाक से नानी अम्मा गांव से आ गई। उन्होंने मुझे रोते हुए देख लिया तो वो बहुत दुखी हुई। कहने लगी, हामदा, ये क्यों रो रही है? इसका कोई मर गया है। शायद माँ ने गुस्से में तड़ाक से जवाब दिया। नानी माँ का कलेजा हिल गया और बोली, हामदा, क्या मैंने तुझे ऐसे पाला था जैसे तू इसको झड़कती है? ये बहुत बुरी बात है। इस उम्र में बच्चियों का दिल हाथ में रखने की जरूरत है। पैरों में रोने की रविश अच्छी नहीं। तुम पर ऐसी ही भारी है तो उसे मेरे साथ भेज दो। ये वहाँ छुट्टियां गुजार लेगी। अम्मा बोली, ये तो पहले दिन से ही यही चाहती है कि ऐसा हो जाए। चलो अच्छा है, अब आप इसको ले जाएं। कम से कम काम से तो इसकी जान बचेगी। नानी 4 दिन रही और उनके समझाने पर माँ ने मुझको साथ भेज दिया। मैं बड़ी खुश हुई। नानी का गाँव मुझे बहुत पसंद था। वहाँ मेरी बचपन की सहेलियां भी थी जिनसे मिलने का अरमान रहता था। अनीला, निम्रा और सबा से मेरी बचपन से दोस्ती थी। मैं दूसरी क्लास में थी। इन दिनों हम कुछ अरसा गांव में दादी के घर रहे। बाद में अब्बू की नौकरी लाहौर में लग गई तो हम लोग शहर आ गए। हमारी दादी का भी यही गांव था और नानी का भी, मगर दादी अब इस दुनिया में नहीं थी। चचा और ताया सब अलग अलग थे, इसलिए हम जब भी गांव जाते तो नानी की तरफ ही रुकते। जब अब्बू साथ होते तो फिर किसी चचा या ताया के घर रुक जाते। निमरा की गली में एक लड़का रहता था जिसका नाम नौमान था। वो भी बचपन में हमारे साथ ही खेला करता था। नौमान की छत पिछली साइड नानी की छत से मिलती थी, इसलिए बचपन में हम साथ छत पे खेलते थे और जब बेधड़क घरों में आना जाना हो तो लोग अपनों जैसे ही लगते हैं। गांव आते ही मैंने निमरा का पूछा। उसे भी पता चल गया कि मैं आ गई हूँ और वो उसी वक्त दौड़ी चली आई। मुझे अपने साथ अपने घर ले गई। बचपन की संगत भी क्या कमाल शय है। साथ बीते हुए दिन बहुत खूबसूरत होते हैं और जिंदगी भर इन सुनहरी यादों की याद दिल से जाती ही नहीं। निमरा को देखते ही बचपन की यादें जहन में तूफान उठाने लगी। जी चाहा कि खेतों में निकल जाए, लंबी पगडंडियों पर दौड़े और नहर में पत्थर फेंके, छींटे उड़ाए। मामू जान का डर ना होता तो मैं इसी वक्त खुली फिजा में दौड़ लगा देती। बातों बातों में सबा और सायरा के बारे में पूछा तो निमरा ने बताया कि सबा की शादी हो गई है और सायरा पढ़ रही है। उससे मिलने को भी जी बेकरार था। नानी से इजाज़त लेकर मैं निमरा के घर आ गई। जो ही हम घर के अंदर जाने लगे तो सामने से नुमान आता दिखाई दिया। वो अब काफ़ी बड़ा और लंबा हो गया था। यहाँ की फिजा में यूँ भी लड़के खुश शकल और सेहतमंद और जल्दी लंबे चौड़े हो जाते हैं। खालिस दूध, मक्खन, असली गंदम का आटा, देसी अंडे और मुर्गी, अच्छी खुराक, खुली साफ सुथरी आबो हवा। वाह, क्या आइडियल जिंदगी होती है देहात की। शहर में भी अच्छे स्कूल, कॉलेज थे, रोजगार के बेहतर मौके थे, तभी लोग देहात की जिंदगी छोड़कर इधर आ बसते थे। जितना सुकून यहाँ पर था तो कौन ऐसी पुरसुकून जगह छोड़कर जाना पसंद करता है। मेरे बचपन की यादें कदम कदम पर बिखरी हुई थी और इन्हीं यादों में एक नौमान भी था। अब वो और भी खूबसूरत हो गया था। वो 17 साल का खूबरू नौजवान था जिससे मेरे उम्र की लड़कियां हिजाब करती थी, लेकिन मुझे हिजाब महसूस न हुआ क्योंकि बचपन की पहचान थी। बेइख्तियार मेरे मुंह से निकला कि नौमान कैसे हो, अनजान बनकर जा रहे हो, बात भी नहीं करते। वो मुस्कुरा दिया।
सलाम किया और करीब आकर बोला, शंकरी तुम आई हो। मेरा नाम शाहीना था, लेकिन प्यार से वो मुझको शंकरी मिश्री कहता था, जिसका मतलब था साफ सुथरी मिश्री की डली। क्योंकि मिश्री मीठी होती है और उसके नाम में उसका बेपनाह प्यार छुपा था, इसका मुझे अंदाजा न था। थोड़ी देर तक हमने बातें की, फिर मैं नानी के घर चली गई और वो अपनी राह हो लिया। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि नुमान से मुलाकात हुई थी। उसने बताया कि उसने मैट्रिक पास कर लिया है, अब शहर के कॉलेज में दाखिला लेना है। उसका इरादा डेंटल सर्जन बनने का था। जिसके आदर्श ऊंचे हो, उसको मुस्तकबिल में ऊंचा मकाम मिल ही जाता है, बशर्ते कि राह से न भटके और इंसान अपने अज़ाम की तकमील में दिल जमी से लगा रहे। मगर ये उम्र ऐसी होती है कि इंसान के बहरे का अंदेशा भरपूर होता है। नुमान से मुलाकात के बाद उस शाम में छत पे चढ़ी तो वो भी अपने घर की छत पर मौजूद था। मुझको देखकर वो खुश हो गया, कहने लगा कि मैं सोच ही रहा था कि काश तुम भी छत पर आ जाओ। खुदा ने मेरी सुन ली। अब एक और मुराद मांगने को दिल चाहता है। वो क्या? मेरे सवाल के जवाब में वो बोला कि तुम हमेशा के लिए मुझे मिल जाओ। मैं शर्मा गई। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि मैं बड़ी हो गई हूँ और मुझे लड़कों से बात नहीं करनी चाहिए। ताहम उसका प्यार से बुलाना मुझे बुरा न लगा। इस बात का किसी से मैंने जिक्र न किया और बात दिल में रख ली। निमरा की दोस्ती नुमान की बहनों से थी। वो रोज़ वहाँ जाती थी। एक दिन मुझे भी ले गई। उसके बाद मैं रोज़ वहाँ जाने लगी। उसकी बहनें राफिया और सादिया मेरी खूब आओ भगत करती और खुश होकर मिलती थी। सच बात यह है कि वो मेरे दिल में अपने भाई की मोहब्बत को जानने की कोशिश में लगी थी। नुमान की बहनें हम दोनों की मुलाकात का बंदोबस्त करती कि हम आपस में बात कर सके। उनकी ख्वाहिश थी कि एक शहरी लड़की जो पढ़ी लिखी हो उनकी भाभी बने। उसकी माँ भी मुझे पसंद करती थी और पास बिठाकर शहर का अहवाल पूछती। इन्हीं दिनों नानी बीमार पड़ गई और मुमानी बच्चों की परवरिश में मसरूफ हो गई। नानी की देखभाल मैं करती थी। तब उन्होंने अम्मी को कहा कि इसे मेरे पास ही भेज दो। गाँव में मैं भी 8वीं तक स्कूल है और ये यहाँ पढ़ लेगी। माँ की बीमारी की वजह से अम्मी ने मुझे गाँव में ही छोड़ दिया। मैंने मिडलगढ़ स्कूल में दाखिला ले लिया और मुस्तकिल मामू के घर रिहाइश कर ली। मामू की सरकारी नौकरी थी। वो दफ्तर चले जाते, नानी सो जाती और मुमानी घर के कामों में मसरूफ हो जाती। मैं स्कूल से आकर खाना खाती और नौमान से मुलाकात करने छत पर चली जाती। घर की छतें मिली हुई थी तो मुंडेर फुलाकर हम एक दूसरे के करीब पहुंच जाते। कोई मसला भी नहीं था। एक दिन दोपहर को जब सब सो रहे थे और गर्मियों के दिन थे, मैं छत पर गई। दिल को दिल से राह होती है। वहाँ नौमान भी मौजूद था। बातों बातों में वो छत छलांगर हमारी जानिब आ गया क्योंकि इधर कमरा बना हुआ था और उनकी छत पर बड़ी दोपहर की धूप फैली थी। हम दोनों कमरे में बैठकर आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगे। फिर पता न चला कब जबान चुप हो गई, सिर्फ एहसास बाकी रह गया। होश आया तो कारवां एहतियात गुजर चुका था और दुख से मैं रो रही थी। वो माफ़ी मांग रहा था, कह रहा था कि तुम फिक्र मत करो, मैं कल ही अपने वालदा को तुम्हारी नानी के पास रिश्ते के लिए भेज दूंगा। उसने सही कहा था। अगले रोज़ नुमान की वालदा मेरा रिश्ता मांगने आ गई। नानी अम्मा ने कहा कि मेरी नवासी अपने वालदैन की मलकियत है। रिश्ते के बारे में मैं राय दे सकती हूँ, लेकिन मैं खुद उसका रिश्ता तय करने का इख्तियार नहीं रखती। अपने दामाद और बेटी से बात करूंगी और फिर आपको जवाब दूंगी। इस दौरान नौमान का दाखिला शहर के कॉलेज में हो गया और वो एफएससी करने चला गया। एक माह बाद ही पता चल गया कि मैं मुश्किलात में घिर चुकी हूँ। अब मैं किससे अपनी मुश्किल कहती? नानी के पास भी मेरे मसले का हल नहीं था, मगर कहे बिना चारा न था। कहना चाहा तो ज़ुबान ने साथ न दिया। अम्मी आ गई, मेरी जान पर बन गई। नानी ने अम्मी से कहा कि नुमान की वालदा शाहीना का रिश्ता मांग रही है। वो बोली कि ये मुमकिन नहीं, इसके वालिद नहीं मानेंगे। अभी तो इसकी उम्र ही कितनी है, सिर्फ 16 बरस। अभी से शादी करके क्या करेगी? गर्ज उम्मीद की तरह गुल करके वो वापस चली गई। एक माह बाद नुमान आया तो मैंने उसको अपनी मुश्किल बताकर कहा कि वालदैन को मेरे वालदैन के पास लाहौर भेजो, साथ अपनी वालदा को भी बता दो कि मैं मुश्किल में हूँ। वो ताखीर न करें वरना मेरी मौत वाकई हो सकती है। नुमान की अम्मी लाहौर आकर रिश्ता मांगने पर राजी नहीं थी, मगर जब पता चला कि उनके बेटे की वजह से मेरी जिंदगी खतरे में है और मेरी जान पर बनी है, उन्होंने ताखीर से काम लेना गैर ज़रूरी समझा और लाहौर आकर अम्मी अब्बू से दस्ते सवाल दराज किया। अब्बू ने उन लोगों को देहाती कहकर नखवत से रिश्ता ठुकरा दिया। अम्मी ने भी कहा कि बहन जब शाहीना के वालिद नहीं मान रहे तो मैं क्या कर सकती हूँ। उन्होंने काफ़ी मिन्नत समाजत की, मगर अम्मी अब्बू के इनकार को इकरार में ना बदल सके। इस रोज़ मैं कमरे में बैठी दुआ कर रही थी कि मेरे वालदैन मान जाए, क्योंकि ये मेरी मोहब्बत का मामला न था, जिंदगी और मौत का मामला था। तो हम क्या हो सकता था? वालदैन को असल सूरत हाल की खबर होती तो शायद मान जाते या मौत के घाट उतार देते। खौफ से मैं कांप उठी।
तरह तरह के वसवसे सताने लगे। नानी भी साथ आई थी। जब वो लोग नाउम्मीद होकर चले गए तो मैं नानी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मगर वो क्या कर लेती, वो तो मुझसे प्यार करती थी। असल सूरत हाल से तो वो भी लाइलम थी। सिवाय नुमान और उसकी वालदा के मैंने किसी को इस खौफनाक राज से आगाह नहीं किया कि एक नई जिंदगी मेरे वजूद में परवरिश पा रही थी, और जमाना इस खौफनाक राज से बेखबर था। लेकिन जल्द ही ये राज राज न रहेगा, ये सोचकर ही मेरे ओसान खता हो रहे थे। जल्द ही कुदरती तौर पर सब जान जाएंगे कि मैं मुजरिम हूँ, और ये सोचकर मुझे झुरझुरी सी आ गई। नानी फिर भी तहम्मुल वाली थी, पर मेरी अम्मी, वो तो बात का बतंगड़ बनाने की माहिर थी। जब राय का पहाड़ बनाने की जरूरत ही ना थी, क्योंकि पहाड़ तो यहाँ खुद मौजूद था, जो मेरे सर पर गिरने वाला था। नानी के साथ चली आई। वह गुजरता जा रहा था। एक बार फिर छत पर जाकर देखा और नुमान से कहा कि जो चाहे हो, तुम्हारे वालिदैन को रिश्ता मांगना चाहिए, जब तक मेरे वालिदैन हाँ नहीं कर देते। अब नुमान की अम्मी ने अपने शोहर को बता दिया कि असल मामला क्या है। दोनों खानदान की इज्जत पर बनी हुई है। उन लोगों को पता नहीं, हमको तो पता है। लिहाजा दोबारा उनके पास चले। इस दफा लालच देते हैं कि हम शाहीना के नाम जरी जमीन कर देंगे और जितना कहेंगे जेवर चढ़ाएंगे। जो शर्त चाहे मनवा लो, मगर रिश्ते से इनकार न करो। अम्मी अब्बू के पास वो फिर आए, बहुत गिड़गिड़ाए। खाला जी ने अपना दुपट्टा अम्मी के पाँव पर रख दिया कि आप ये रिश्ता दे दें। खाला जी के शोहर ने अब्बू के पाँव छूकर कहा कि हम पर एहसान कर दो, तो हम ये कभी एहसान नहीं भूलेंगे। मेरे वालिदैन टस से मस न हुए, बल्कि हकारत से उन्हें ठुकरा दिया। ये खबर ना थी कि घर के अंदर उनकी इज्जत की दुश्मन, उनकी बेटी, एक जहरीले सांप की माने छुपी बैठी है। बाहम ऐसी कोई बला फटने को है। बेइज्जत होकर वो लोग लौट आए, और जो मेरे वालिदैन की इज्जत बचाना चाहते थे। नुमान ने कहा कि अब क्या करें, तुम्हारे वालिदैन तो किसी सूरत मानने को तैयार नहीं। बेहतर यही है कि तुम उनको सूरत हाल से आगाह कर दो, वो शायद मान जाए। हरगिज नहीं, वो तो मुझे मार देंगे, मगर तुमसे रिश्ता नहीं करेंगे। उल्टा तुम मुसीबत में फंस जाओगे, क्योंकि वो माली लिहाज से कम हैसियत सही, जात पात पर यकीन रखने वाले थे, और नुमान को अपनी जात से कमतर कहते थे। नुमान अपने जज्बों में सच्चा था, और वो अपनी गलती पर नादिम था। मुझे बेसहारा छोड़ना न चाहता था। अब हम दोनों के पास कोर्ट मैरिज के अलावा कोई रास्ता न था। तमाम उसके वालिदैन शशोपन में थे, चाहते थे कि ये मसला इज्जत से हल हो। जब उनके कुछ समझ में ना आया, तो उन्होंने गांव के कुछ मुअज्जिज़ीन की मिन्नत की कि हमारे साथ चले और रिश्ता करवाएं। वो लोग अब्बू को भी जानते थे, क्योंकि बुनियादी तौर पर हम भी इसी गांव के रहने वाले थे। जब इतने सारे लोग रिश्ते के लिए आए, तो अब्बू सोच में पड़ गए। कहा कि आप सब लोग भी यही चाहते हैं कि मैं बेटी इन देहातियों को दे दूं। आखिर ऐसी क्या बात है? बात किसी के मुंह से क्या निकलती, जब कोई वो बात जानता ही नहीं था। नुमान, उसके वालिदैन और मुझे मालूम थी। बहरहाल उन बुजुर्गों ने अब्बू की मिन्नत की, तो वो कहने लगे ठीक है, मैं इस शर्त पर बेटी नुमान को दूंगा कि ये डेंटल सर्जन बन के दिखाए। ये तो जुए शेर लाने वाली बात थी। ना तो नौमन तेल होगा, और ना ही राधा नाचेगी। अब क्या करें? हमने मौत के मुंह में जाने से बचने के लिए दूसरा रास्ता इख्तियार किया कि कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज के लिए शहर जाना लाजमी था। नुमान के वालिद ने कहा कि नानी से कहकर वालिद के घर शहर चली जाओ, वहाँ से हम शाहीना को कोर्ट ले जाएंगे। गाँव से साथ ले जाना महाल है। मैंने नानी से इसरार शुरू कर दिया कि मुझे शहर जाना है, और मैं अम्मी अब्बू के लिए उदास हूँ। पहले तो वो सुनी अनसुनी करती रही। कहाँ तुम्हारे मामू फारिग हो जाएं तब चलेंगे। स्कूल से कितनी छुट्टियाँ करोगी? 3 माह हो चुके रिश्ता तलब करते, और कामयाबी ना हुई थी। अब मजीद वक्त की गुंजाइश न थी। किसी सूरत नानी को राजी किया, और मैं वालिदैन के पास आ गई। नुमान ने समझा दिया कि कब, कहाँ और किस वक्त तुमने आना है। मैं, अब्बू और वकील तुमको कोर्ट ले जाएंगे। रात को मैंने नुमान की दी हुई नशावर गोलियां घर वालों को दूध में घोल कर पिला दी, और वो गहरी नींद सो गए। मैं घर से निकल आई। जहाँ नुमान ने बताया, वहाँ सब इंतजार कर रहे थे। नुमान के वालिद इसलिए साथ दे रहे थे क्योंकि वो मेरे घर वालों की इज्जत और अपने होने वाले पोता पोती की जान बचाना चाहते थे, और अपनी नस्ल को अपना नाम देना चाहते थे। ये सूरत दीगर एक इंसानी जान जाया भी हो सकती थी, और उनके बेटे को अगर पुलिस पकड़ के ले जाती तो यही मामला गंभीर हो सकता था। वो शरीफ लोग थे, और हर सूरत में बेइज्जती से डरते थे। मेरी बदनामी का भी उनको अंदेशा था। लिहाजा नाउम्मीद होकर उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, जो कि कोर्ट मैरिज का था। मैं उनके हमरा कोर्ट गई, निकाह हो गया। जब घर वापस आई, तो उस वक्त घर वाले सब उठ गए। अम्मी ने पूछा कि इस वक्त कहाँ से आ रही हो। मैंने साफ साफ बता दिया कि मैंने नुमान से निकाह कर लिया है। अगर ना करती तो आपकी और उनकी बेइज्जती होती, शर्मिंदगी अलग होती। मैं असल सूरत हाल बता सकी, और ना ही आप समझ सके। सब घर वाले परेशान हो गए कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो। उन्होंने उस वक्त तैयारी की और अपने गांव आ गए। मुझे मौका ही नहीं दिया कि मैं नुमान को कुछ बता सकूं। यहाँ हमारे सारे रिश्तेदार थे,
سب کو ابو نے اکٹھا کیا اور کہا کہ ہم نعمان کے باپ پر کیس دائر کرتے ہیں جس نے ہماری بیٹی کو ورگلایا ہے، اور نعمان سے اس کی طلاق کرواتے ہیں۔ دادا دادی چچا ماموں نانی سب ساتھ گئے۔ انہوں نے جب طلاق کی بات کی تو نعمان کے والد نے کہا ایسی بات نہ کریں، کیونکہ ایسی صورت میں طلاق نہیں ہوتی جب تک کہ ولادت کا مرحلہ نہ آ جائے۔ آپ کی بیٹی جس مشکل میں ہے آپ کو نہیں پتا، لیکن ہم کو معلوم ہے، اس لیے عزت سے رشتہ چاہتے تھے۔ آپ نے نہیں دیا تو ہم نے مجبور ہو کر کورٹ میرج کی۔ اب بھی وقت ہے، اس سے پہلے کہ بات پھیلے اور بدنامی ہو، عزت سے رخصتی دے دے۔ والد و چچا سخت برہم تھے، کہنے لگے کہ رخصتی کی بات کرتے ہو، ہم تمہارے بد کردار بیٹے اور اپنی بدچلن لڑکی کو ایک ساتھ جہنم رسید کریں گے۔ کاش کہ ہم بندوق ساتھ لے آتے۔ کچھ بزرگ درمیان میں آ گئے تو وہ لوگ ہمیں گھر لے گئے۔ مجھے اندازہ تھا کہ اب میری خیر نہیں۔ میں نے ان کے آنے کی چاپ سنی، کھڑکی کھول کر چچا کے گھر سے دوسری طرف نکل گئی اور دوڑ کے نعمان کے گھر پہنچ گئی۔ اتنے میں نعمان پولیس کو لے کر آ گیا اور میرے گھر والوں کے تیور بھانپ چکا تھا۔ اس نے کہا کہ چلو میرے ساتھ۔ میرے سسر اور نعمان کے ہمراہ میں پولیس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ نعمان کے بڑے چچا خود پولیس میں تھے اور وہ ہم کو محفوظ جگہ لے آئے۔ میرے بیان دوبارہ کروائے۔ میں نے یہی بیان دیا کہ میں نے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ والد اور بھائی بہت غصے میں تھے، مگر مجسٹریٹ کے سامنے نہ بول سکے۔ نعمان کے ساتھ میں کراچی آ گئی اور دوبارہ لوٹ کر گاؤں نہ گئی۔ اب میں اپنے گھر میں خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں۔ جس انسانی جان کو بچانے کی خاطر میں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، وہ میرا بیٹا 14 برس کا ہو چکا ہے، مگر اس نے کبھی ننیال کی صورت نہیں دیکھی، کیونکہ میرا میکے سے تعلق اسی روز ختم ہو گیا تھا جب میں نے مجسٹریٹ کے روبرو بیان دیا تھا اور والدین کو چھوڑ کر شوہر کے ساتھ چلی گئی تھی۔ جانتی ہوں کہ ہم غلطی ہوئی اور جو کچھ بھی ہوا غلط ہوا، اور سب کچھ میری کم عمری اور نادانی میں تھا۔ اولاد کو اپنی عزت اور والدین کی ناموس کا پاس رکھنا چاہیے اور ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے ماں باپ کا دل دکھے اور ان کی دل آزاری ہو۔ مگر انسان تو خدا کا پتلا ہے، بچوں سے غلطیاں ہوتی ہیں تو ان کو والدین کو ہی سنبھالنا پڑتا ہے۔ اپنے کیے پر نادم ہو اور والدین مل جائیں تو ان کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لوں۔ اپنے خدا سے بھی شرمندہ ہوں اور ہر وقت عاجزی سے بخشش کی دعا کرتی رہتی ہوں۔ لیکن والدین کو بھی چاہیے کہ جب اولاد خود سر و خطا کار ہو جائے تو اس کو رسوا ہونے سے بچائے، ضد نہ کریں، ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں۔ اب امی ابو روتے ہیں اور کہتے ہیں کاش جب نعمان نے رشتہ مانگا اور وہ لوگ بھی اچھے تھے تو ہم انہیں رشتہ دے دیتے، خاندان اور گاؤں میں اتنی بدنامی نہ ہوتی۔ اب باقی بہنوں کا مستقبل تاریک ہے۔ گاؤں والے کہتے ہیں یہ بھی تو اسی کی بہنیں ہیں۔ دادا اور چچا بھی سخت پچھتاتے ہیں کہ کاش بات وقت پر مان لیتے تو اتنی ذلت نہ اٹھانی پڑتی۔ بہنوں کے رشتے نہیں آتے اور اسی وجہ سے میری بہنوں کی شادی کی عمر نکلتی جا رہی ہے۔ چھوٹی 2 بہنوں کی شادی تو چچا کے بیٹوں سے ہو گئی۔ وہ چھوٹے تھے، ان کا جوڑ چھوٹی بہنوں سے ہی بنتا تھا۔ اس سے چھوٹی والی کی کہیں شادی نہیں ہو رہی تھی اور بھائی اور والدین بہن کے لیے پریشان رہتے تھے۔ وہ بھی مجھ سے غصہ رکھتی تھی کہ بہن کی وجہ سے اس کی زندگی عذاب بن گئی۔ میرے بعد اس کو پڑھنے بھی نہ دیا۔ اس واقعے کو عرصہ بیت چکا تھا۔ ہم اپنے گھر میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ میرے سسرال والوں سے میرا ملنا جلنا تھا۔ وہ اکثر شہر آتے رہتے۔ جب سسرال والے گاؤں رہتے تھے تو میں اور نعمان بچوں کے ساتھ کراچی شہر میں رہتے تھے۔ میرا اپنا گھر والوں سے کوئی میل جول نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے مجھے معاف ہی نہیں کیا۔ میں نے شروع میں کوشش کی کہ میں جا کر اپنے ابو سے معافی مانگ لوں، لیکن میرے سسر نے بتایا کہ میں نے کوشش کی تھی تمہارے ابو کو سمجھانے کی۔ وہ لوگ تو ہم سب کی جان کے در پہ ہیں، اس لیے تم کبھی بھی ان کی دہلیز پر مت جانا، وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ سالوں بعد مجھے اچانک خبر ملی کہ میرے چھوٹے بھائی نے نعمان کی سب سے چھوٹی بہن کو اغوا کر لیا ہے اور زیادتی کا نشانہ بنا کر اس کے دروازے پر چھوڑ گیا ہے۔ اس نے یہ بات جب گھر والوں کو بتائی تو گاؤں میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اتنے سالوں پرانا قصہ دوبارہ سے ایک بار پھر تازہ ہو گیا۔ جب میرے گھر والوں نے بھائی سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو بھائی نے کہا کہ میں نے تو اپنی بہن کا بدلہ لیا ہے۔ جب سے ہی میں نے ہوش سنبھالا تھا تو میں نے اپنے دوستوں سے یہی قصے سنے تھے اور میں پورے محلے والوں سے یہی سنتا آیا ہوں کہ اس کی بہن گھر سے بھاگ گئی۔ نعمان نے اس کی بہن کو شادی کیے بغیر ہی ماں بنا دیا تھا۔ یہ سب الفاظ سنتے سنتے میں جوان ہوا تھا۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں نعمان سے بدلہ ضرور لوں گا۔ نعمان کے گھر والے جب میرے گھر والوں کے پاس گئے تو ان کی ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ بڑے بزرگوں نے درمیان میں آ کر معاملے کو رفع دفع کروانے کی کوشش کی، ان سب کو واپس بھیجا۔ بات ختم ہونے کی بجائے یہاں تک پہنچ گئی کہ نعمان کے ایک بھائی نے کچھ لڑکوں کو ساتھ لیا اور میرے بھائی کو بہت مارا۔ میرا بھائی ہسپتال پہنچ گیا۔ اب باری دوسری پارٹی یعنی میرے بھائیوں کی تھی۔ انہوں نے بھی انتقام میں آ کر نعمان کے ایک بھائی اور چچا کو گولی مار دی۔ مخالفین نے بھی آگے سے فائرنگ کی اور میرا ماموں زاد اور میرا درمیان والا بھائی بھی اس دشمنی کی لپیٹ میں آ گئے۔ میری وجہ سے 4 قتل ہو گئے۔ پولیس میرے
اور نعمان کے والد اور چچا کو پکڑ کے لے گئی، اور یوں دو خاندان میری وجہ سے برباد ہو گئے۔ بعد میں کچھ بڑے بزرگوں نے سب کو اکٹھا کر کے صلح کروا دی۔ سب جیل سے چھوٹ کر گھر واپس آ گئے۔ نعمان کے والدین نے نعمان پر بہت دباؤ ڈالا کہ وہ مجھے چھوڑ دے اور بچوں کو لے آئے، مگر نعمان نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ وہ میرے ساتھ کھڑا رہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ قصور صرف میرا اکیلے کا نہیں۔ اس واقعے کے بعد میرا سکون ختم ہو گیا۔ آج نہ میں جیتی ہوں نہ مرتی ہوں، بس اپنی اس غلطی کی سزا بھگت رہی ہوں۔ سسرال والوں سے کوئی ناتا نہ رہا، نہ ہی میکے والوں سے۔ میں اور نعمان ایک دوسرے کو اور بچوں کو دیکھ دیکھ کر جیتے ہیں۔ دعا کرتی ہوں کہ کبھی کوئی لڑکی ایسی غلطی نہ کرے، اور اگر ایسی غلطی ہو جائے تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ پردہ ڈال دے، ورنہ اگر آپ سب بھول کر آگے بڑھ بھی جاؤ تو زمانہ یہ بات نہیں بھولتا اور نہ ہی آپ کو بھولنے دیتا ہے۔ نعمان مجھے بہت سمجھاتے ہیں کہ یہ سب قسمت میں لکھا تھا تو ایسے ہی ہونا تھا، مگر مجھے یہ بات نہیں بھولتی کہ میری وجہ سے 4 لوگوں کا قتل ہوا اور میرے ابو جیل کاٹ آئے۔ اس غم نے مجھے جوانی میں بوڑھا کر دیا اور میں چارپائی سے لگ چکی ہوں، 100 روگ لگ چکے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔